उत्तर प्रदेश की सियासत में माफिया बाहुबलियों की मौजूदगी चिंता का सबब। कोई भी दल ऐसे तत्वों से अछूता नहीं है। इस बार के चुनाव में मतदाता सिखाएंगे सबक। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसे 2024 के आम चुनाव से पहले का देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। जाहिर है कि सभी दल इस चुनाव में अपना पूरा दमखम झोंक चुके हैं और कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक बार फिर उस चुनाव में माफिया बाहुबलियों की चर्चा जोर पकड़ रही है। भारतीय लोकतंत्र की ये दुर्बलता ही रही है कि यहाँ सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व ने आर्थिक अपराधों, घोटालों एवं भ्रष्टाचार को राजनीति का पर्याय बना दिया है। इन वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं वे चुनाव अर्हता, योग्यता और गुणवत्ता के आधार पर न होकर व्यक्ति, दल या पार्टी के धन बल, बाहुबल और जनबल के आधार पर होते रहे हैं, जिनको आपराधिक छवि वाले राजनेता बल देते रहे हैं। लगभग हर पार्टी से जुड़े आपराधिक छवि के नेताओं पर भी समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे अतीक अहमद हों, हरिशंकर तिवारी हों या मुख्तार अंसारी, अजय मिश्र टेनी हो या कुलदीप सिंह सेंगर या कोई और। हर दल में बाहुबलियों की पूछ कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इस बार यूपी के आम लोग ऐसे तत्वों और दलों को सबक सिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। लोग भी यूपी की सियासत में बाहुबलियों की मौजूदगी से तंग आ चुके हैं। इसलिए इस बार का चुनाव कुछ खास होने वाला है, क्योंकि दलों को पहले से ही संयम बरतने का संदेश मिल रहा है। यूपी की सियासत में बाहुबलियों, माफिया तत्वों की मौजूदगी और इसके चुनाव पर असर का आकलन करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। पिछले सप्ताह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में एक मीडिया हाउस ने चुनाव पर चर्चा का आयोजन किया। गाजीपुर में आयोजित इस आयोजन में इलाके के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इनमें से एक ने सवाल किया, कब हम राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराध की लंबी काली रात से बाहर निकालने में सफल होंगे? कब हम लोकतंत्र को शुद्ध सांसें दे पाएंगे? कब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्वस्थ बनकर उभरेगा? उनके इन सवालों पर पूरे सभागार में चुप्पी छा गई। न तो आयोजकों के पास इन सवालों का कोई जवाब था और न ही मंच पर मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के पास। लेकिन ये सवाल विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश की आज की हकीकत है। 7.5 साल पहले 2014 के आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक शुद्धिकरण का नारा लगाया था और बाद में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की कोख से जन्मे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को इसी के बल पर ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक सन्यासी योगी आदित्यनाथ के आरूढ़ होने के बावजूद राजनीति के अपराधीकरण की चर्चा सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यह है कि सभी दलों के नेताओं पर अपराध के आरोप क्यों लग रहे हैं? भाजपा के इतने मंत्री आरोपी क्यों हैं? राजनीति का शुद्धिकरण होता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चुनाव प्रचार के दौरान लंबे लंबे अपराध मुक्त राजनीति के नारे क्या मात्र दिखावा थे? क्या उस समय कही गई बातें केवल चुनाव जीतने का हथियार मात्र थी? पिछले 7 दशकों में जिस तरह हमारी राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और जिस तरह देश में आपराधिक तत्वों की ताकत बढ़ी है, वो लोकतंत्र में हमारी आस्था को कमजोर करने वाली बात है। राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को शह देना, जनता द्वारा वोट देकर उन्हें स्वीकृति और सम्मान देना और फिर उनके अपराधों से पर्दा उठाना, उन पर कानूनी कार्रवाई होना, ऐसी विसंगतिपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि समूची लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को शर्मसार करती हैं। आज कर्तव्य से ऊंचा कद कुर्सी का हो गया है। जनता के हितों से ज्यादा वजनी निजी स्वार्थ बन गया। राजनीतिक मूल्य ऐसे नाजुक मोड़ पर आकर खड़े हो गए कि सभी का पैर फिसल सकता है और कभी भी लोकतंत्र अपाहिज हो सकता है। 2014 के आम चुनावों में अपराध मुक्त राजनीति का नारा सर्वाधिक उछला। सभी दलों और राजनेताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि राजनीति अपराध मुक्त हो, लेकिन हुआ इसका उलट। 16वीं लोकसभा में 15वीं लोकसभा की तुलना में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या बढ़ी ही है।
आखिर क्यों सरकार इस दिशा में कुछ कर नहीं रही और विपक्ष भी क्यों चुप है इस मामले में? क्या इसलिए कि सबके दामन पर दाग है? कब तक बाहुबल धनबल की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करती रहेगी? एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 609 मंत्रियों में से 210 पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य एवं वहां के मंत्रियों पर भी गंभीर आपराधिक मामले हैं, फिर भी वे सत्ता सुख भोग रहे हैं। इस तरह का चरित्र देश के समक्ष गंभीर समस्या बन चुका है। हम अजय मिश्र टेनी को सांसद चुनते हैं, अतीक अहमद अंसारी और मुख्तार अंसारी को विधायक चुनते हैं, हरिशंकर तिवारी और कुलदीप सिंह सेंगर का एक हीरो की तरह स्वागत करते हैं। मतदाताओं की यही कमजोरी भारतीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है और इस बात में कोई अतिरंजना नहीं कि इस खेल में सभी दल बराबर के भागीदार हैं। कोई भी दल बाहुबलियों को किनारे रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस बार स्थिति थोड़ी बदलती नजर आ रही है। गाजीपुर में उठे सवाल पूरे यूपी की फिजाओं में तैर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नैतिकता की मांग है कि अपने राजनीतिक वर्चस्व, ताकत, स्वार्थ अथवा धन के लालच के लिए हकदार का गुणवत्ता का, श्रेष्ठता का हक नहीं छीना जाए, अपराधों को जायज नहीं ठहराया जाए। वे नेता क्या जनता को सही न्याय और अधिकार दिलाएंगे जो खुद अपराधों के नए मुखौटे पहने अदालतों के कटघरों में खड़े हैं? वे क्या देश में गरीब जनता की चिंता मिटाएंगे जिन्हें अपनी सत्ता बनाए रखने की चिंताओं से उबरने की भी फुर्सत नहीं है? जाहिर है यूपी के आम वोटरों को ये सवाल आने वाले चुनाव में भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे और तब जो विधानसभा बनेगी वो पहले के मुकाबले थोड़ी साफ सुथरी तो जरूर होगी। हमें इस बात पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह से लोकतंत्र को मजबूती दें। राजनीति में व्याप्त अपराध और भ्रष्टाचार की सफाई की जाए, क्योंकि आज व्यक्ति पौना हो रहा है, परछाइयां बड़ी हो रही हैं। अंधेरे से तो हम अवश्य निकल जाएंगे क्योंकि अंधेरा के बाद प्रकाश आता है, पर व्यवस्थाओं का और राष्ट्र संचालन में जो अंधापन है वो निश्चित ही गड्ढे में गिराने की ओर अग्रसर है। अब हमें गड्ढे में नहीं गिरना है, एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करना है और ये तभी संभव है जब जनता इसके लिए कमर कसे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।